तो यहाँ से हम एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू एलजी, वायरसेस, बैक्टीरिया, रेड ब्लड सेल। किस पे सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती? जी आंसर करें जरा। ताहा का इकराम, हबीबा बी कह रहे हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स के जो आंसर है वो बी ही आ रहे हैं। यस यू आर ऑल राइट कि बी जो है इस पे सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती। क्यों सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती? क्योंकि आप जानते हैं कि सेल थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेल्स, वो सेल से मिलकर बनते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द सेल थ्योरी। तो इसका मतलब है कि अब बाकियों के लिए तो ये एप्लीकेबल है। एलजी है, इसके अंदर भी सेल है, बैक्टीरिया के अंदर भी सेल है, रेड ब्लड सेल जो है ये भी एक सेल है। तो इसका मतलब इन तमाम पर सेल थ्योरी एप्लीकेबल है। लेकिन वायरसेस के लिए जब आप बात करते हैं तो वायरसेस जो है दीज और द नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट्स, ये नॉन सेलुलर है। तो इस पे सेल थ्योरी जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो जो डिफरेंट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन लेक्चर के दौरान आपने पढ़ी कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया, प्लांट सेल को डिस्कवर किया, और वहां उसने जो है उस हनी बी कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स देखे जिसको उसने कहा कि ये सेल्स हैं। और फिर फर्दर उस पर डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, जिसमें जो है वो रिडोल्फ विर्चू है, उसके अलावा आप जानते हैं कि लॉरेंस ओकिन है, और इसके अंदर जो है वो फिर शिल्डन शिवॉन ने सेल थ्योरी की फॉर्मुलेट की। बहरहाल सेल थ्योरी के जो तीन मेन पॉइंट है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेल से मिलकर बन रहे हैं। जी आवाज का किसी के साथ प्रॉब्लम है? बिस्मा मंजूर, मेरा ख्याल है कि उन्होंने आज फर्स्ट टाइम क्लास ले रही, तो जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। ओके जी, तो ये मैं बात कर रहा था कि जो सेल थ्योरी है वो उसके तीन पॉइंट थे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, और सेल्स जो है दे आर द बेसिक यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बेस वो सेल पे कर रही है। और सेल्स जो है न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये तीन पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है वो हम जानते हैं कि एक टर्म है साइंटिस्ट ने दी, होमिनीज सेलुला ई सेलुला। तो ये किसने बताई, ये टर्म किसने बताई? लेक्चर आपने पढ़ा, जरा जल्दी से मुझे इसका आंसर करें। जी, ओमिनी सेलुला ई सेलुला। न्यू सेल्स और अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यस, ये आइडिया था रिडोल्फ विर्चू। और ये सेल थ्योरी का ही एक पॉइंट है कि न्यू सेल्स और अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और ये आइडिया था, और इस आइडिया को हम एक वर्ड यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड द बायोजेनेसिस। इसको हम बायोजेनेसिस कहते हैं कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग से बनती है, नॉन लिविंग थिंग से नहीं बनती। क्योंकि पहले एक आइडिया था नॉन ए बायोजेनेसिस का या ए बायोजेनेसिस, जिसमें ये बताया गया था कि लिविंग थिंग्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग से डेवलप होती हैं। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप मीन्स द कैपेसिटी टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट, distinguish between the two objects, distinguish between the organelles, or distinction between the two close points.
जी, क्या आंसर है इसका? जिशान, हमाद, इकराम, हफ्सा, इन सब ने डी कहा है। तो रेजोल्विंग पावर जो होती है वो किसी भी माइक्रोस्कोप की, यस ऑल और करेक्ट, सब ने इसका करेक्ट आंसर किया है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू क्लोज पॉइंट, दो क्लोज पॉइंट्स के दरमियान जब डिस्टिंग्विश किया जाता है उनको, दैट इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप। और एक होता है मैग्निफिकेशन पावर। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि वो कितना बड़ा कर रही है उस ऑब्जेक्ट को उसके साइज के मुताबिक। तो दिस इज कॉल्ड द मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये दो चीजें आपने यहाँ पर याद रखनी है, एक है मैग्निफिकेशन और एक है रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो ये रिजॉल्विंग पावर आपकी बुक के अंदर उन्होंने मेंशन की हुई है। अगर आपसे पूछा जाए कि रिजॉल्विंग पावर जो है वो ह्यूमन आई जो है उसकी कितनी है, ये भी लिखा हुआ है। फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर कितनी है, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर कितनी है, जी बताएं जरा तीनों की, कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, ह्यूमन आई की और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कितनी कितनी रिजॉल्विंग पावर है। जल्दी से बताएं जरा, मैं देखूं कि किस किसने लेक्चर को पढ़ा गौर से सुना और किसने नहीं सुना। जी, ह्यूमन आई की जो रिजॉल्विंग पावर है दैट इज द 1 mm, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज द 0.2 माइक्रोमीटर, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दैट इज द 2 to 4 एंगस्ट्रम। ये तीन जो है वो आपको रिजॉल्विंग पावर जो है वो मिल रही हैं। तो ये तीनों की आपने जो है वो याद रखनी है, और ये सवाल पेपर के अंदर आ भी सकता है कि किसकी रिजॉल्विंग पावर जो है वो कितनी होती है। ओके, तो ये तो इसके अंदर क्वेश्चन आ गया माइक्रोस्कोप का, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डिफरेंस दिया हुआ है, उसके अंदर जो मैग्निफिकेशन पावर है वो बताई हुई है। तो ये तमाम चीजें आपने लेक्चर के अंदर जो है वो कवर कर ली होंगी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ओके जी, अब ये सवाल जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आपको लर्न भी करना है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए कि माइक्रोस्कोपी टेक्निक इन विच बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसमिटेड थ्रू ए स्पेसिमन टू फॉर्म एन इमेज। जब उसमें से ट्रांसमिट होती है स्पेसिमन से और इमेज बनाने के लिए, तो वो कौन सी माइक्रोस्कोप है? बिस्मा ने ए कहा, ताहा ए, हफ्सा ए। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट माइक्रोस्कोपी और फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी। यस, सब ने करेक्ट आंसर किया, वेरी गुड। इसका मतलब है कि लेक्चर को बड़े अच्छे से सुना हुआ है। तो ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होती है, ये उसमें से ट्रांसमिट होती है, उसके अंदर से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करती है जिससे इमेज ली जाती है। और जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है, स्कैनिंग जो होती है, दैट एक्चुअली स्कैन द सरफेस, ये सरफेस को स्कैन करती है। या हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, वो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट फ्रॉम द स्पेसिमन। और जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो इसका मतलब है कि वो सरफेस को स्कैन करने के लिए जो है वो यूज की जाएगी। तो यहाँ ये दोनों माइक्रोस्कोप वाले जो नाम है ये लाजमी याद रखना। फिर आगे बहुत सारी टाइप्स है माइक्रोस्कोप की। यूवी माइक्रोस्कोप जो है, जिसमें जो लाइट है, यूवी लाइट यूज की जाती है। फिर फ्लोरेसेंट होते हैं, उसके अंदर कुछ फ्लोरेसेंट मटेरियल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप है, लेकिन जो पहली दो माइक्रोस्कोप है ये लाजमी आपने जो है इसके बारे में याद रखना है कि सरफेस को अगर स्कैन करेगी तो वो सर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन की बीम उसमें ट्रांसमिट हो रही है तो वो ट्रांसमिशन है। इफ दैट्स नॉट ट्रांसमिटेड दैट इज रिफ्लेक्टेड। जैसे मैंने कहा कि अगर वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगी। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल ऑर्गेनल्स आर सेपरेटेड बाय एक्सरे डायफ्रैक्शन, ऑटो रेडियोग्राफी, थिन सेक्शन माइक्रोटोमी और डिफरेंशियल सेंट्रिफिकेशन।
4 टेक्निक्स हैं, चारों टेक्निक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि चारों में क्या क्या कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं। तो चारों में से ऑर्गेनल्स को सेपरेट करने के लिए कौन सी यूज की जा रही है? जी आंसर मैं देख रहा हूं सब लोगों के डी आंसर ही आ रहा है कि डिफरेंशियल सेंट्रिफिकेशन जो है वो इसमें टर्म यूज हो रही है। व्हाई द टर्म डिफरेंशियल इज यूज्ड, इसके बारे में बताएं कि सेंट्रिफिकेशन तो ठीक है, सेंट्रीफ्यूज करते हैं उसको, डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है? जी बताएं जरा, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द डिफरेंशियल? इकराम कह रहा है डिफरेंट रेट ऑर्गेनल्स आर सेपरेटेड, यस दिस इज राइट। कोई और? ऑर्गेनल सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मास, यस डिफरेंस उसके अंदर मास का डिफरेंस होता है, सो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, यस बिस्मा ने भी सही कहा है। ओके जी, इसका मीनिंग यही है क्योंकि जो ऑर्गेनल्स होती हैं सेल की ऑर्गेनल्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, इनके मैसेज डिफरेंट होते हैं। तो जब ये सेपरेट होती हैं तो ये डिफरेंट लेयर्स के अंदर आती हैं। यस अलीशा ने भी सही कहा, डेंसिटी ग्रेडियंट, इसको डेंसिटी ग्रेडियंट डिफरेंशिएशन भी कहते हैं कि डेंसिटी ग्रेडियंट जो होता है यानी उनके साइज के मुताबिक, उनकी डेंसिटी के मुताबिक वो डिफरेंट लेयर्स के अंदर जो है वो आ जाते हैं। इसको हम डिफरेंशियल सेंट्रिफिकेशन कहते हैं। अब ये जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, अब डिफरेंट टेक्निक्स के अंदर देखें, एक्स रे डायफ्रैक्शन, आप जानते हैं कि ये स्पेसिफिकली जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्टडी के लिए एक्स रे डायफ्रैक्शन की गई। ऑटो रेडियोग्राफी जो होते हैं ये भी डीएनए के अंदर जो जीन सीक्वेंसिंग होती है उसके अंदर भी इसका जो है वो रोल होता है। या हम ये कह सकते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो फिंगरप्रिंटिंग के अंदर भी इसको यूज किया जाता है ये टेक्निक को। उसके बाद थिन सेक्शन माइक्रोटोमी, थिन सेक्शन माइक्रोटोमी जो होती है ये हम कोई भी इंटरनल जो क्रॉस सेक्शन होता है, कोई भी आप क्रॉस सेक्शन लेते हैं, स्ट्रक्चर को आप लेबोरेट करते हैं, तो वहां पर थिन सेक्शन माइक्रोटोमी कहते हैं। माइक्रोटोमी का मतलब टिश्यू को कट करना। एक मशीन होती है जिसको माइक्रोटॉम कहते हैं और इसमें हम तो छोटे छोटे सेक्शन बनाते हैं, फिर उसके लेयर्स बनाते हैं, फिर उसके अंदर उसको स्टडी करते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स जो कि बायोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। और इसमें से सेंट्रिफिकेशन टेक्निक जो है वो, जो कि ऑर्गेनल्स को सेपरेट करने के लिए। अब सेंट्रिफिकेशन के अंदर डिफरेंशियल जो हमने बात की है, तो इसमें बताएं कि जिनका मैस हैवियर होगा वो कहां पर सेटल्ड होंगी और जिनका मैस लाइटर होगा वो कहां पर सेटल्ड होंगी। लेकिन आगे चल के एक सवाल भी इसमें आया है कि आपसे पूछा जा सकता है कि जी 4 ऑर्गेनल्स हैं आपके पास, इनका मैस ये है, लाइक एक राइबोसोम है, तो राइबोसोम कहाँ सेटल्ड होगा? एक है जी माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ सेटल्ड होगा? सो जिसका मैस हैवियर होगा वो बॉटम की तरफ जाएगी और जिसका मैस जो है वो लाइटर होगा वो सरफेस की तरफ आएगी, यानी ऊपर की तरफ आएगी। तो ये इसी वजह से हम इसको डिफरेंशियल सेंट्रिफिकेशन कहते हैं। तो लेक्चर में भी इसकी हमने डिटेल में जो है वो स्टडी किया था। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सीन ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? क्लोरोप्लास्ट, ट्राइबोसोम, क्रोमोप्लास्ट और क्रोमोसोम, किसको हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं? जी जल्दी से बताएं, अभी पता चलता है कि कौन सा पार्ट सिर्फ और सिर्फ। बी कह रहे हैं, राइबोसोम। लीशा ने कहा है डी, क्रोमोसोम। उजैर ने भी बी कहा है। ओके जी, इसमें करेक्ट आंसर मैं बता देता हूं। करेक्ट आंसर इसके अंदर बी है। राइबोसोम्स होते हैं दे आर द टाइनी ऑर्गेनल्स, ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। आप जानते हैं कि ये नॉन मेम्ब्रेनस भी हैं। और इसके लिए एक बात याद रखनी है आपने कि इसके लिए एक टर्म यूज की है, अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन।
अब ये जो अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन है, इसका मतलब है कि इसको स्पिन किया जाता है, इसको सेपरेट करने के लिए एट वेरी हाई स्पीड, इसको बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे स्पिन करना पड़ता है, तब जाके ये सेपरेट होते हैं। और ये टर्म अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन की टर्म, जो कि राइबोसोम को सेपरेट करने के लिए स्पेसिफिकली यूज की थी, जरा कोई बताएगा कि साइंटिस्ट का क्या नाम था जिसने ये अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन की टर्म को इंट्रोड्यूस किया, और उसने राइबोसोम को जो है वो सेपरेट किया, जो कि बहुत स्मॉलर टाइनी ग्रेनुलर पार्ट होता है। तो इस टर्म को, इस उस साइंटिस्ट को क्या कहते हैं, कौन, क्या नाम था उसका? जी जल्दी से बताएं जरा, अगर किसी को पता है तो। ओके जी, अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन की टर्म जिसने यूज की और राइबोसोम को सेपरेट करने के लिए उसने यूज किया, यस बिस्मा ने सही कहा है, नाम था उसका स्वेडबर्ग। देखिए इसी वजह से जब आप राइबोसोम को देखते हैं तो राइबोसोम के डिफरेंट सब यूनिट्स होते हैं, आप कहते हैं 60S, आप कहते हैं 40S। तो जो 60 और 40 के साथ S लगा होता है, ये स्वेडबर्ग सब यूनिट है। और स्वेडबर्ग ने अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन की टेक्निक जो है वो दी थी, और ये एक केमिस्ट था, और इसने 1928 में इसको नोबेल प्राइज मिला था। और इसको नोबेल प्राइज जो है वो इसी बेस पे मिला था कि इसने अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन की टेक्निक जो बताई थी। तो ये भी इसमें अपने याद रखना है कि इस साइंटिस्ट ने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया। ओके जी, अगले सवाल पे आ जाएं। और अब बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, और जहां से ज्यादातर सवाल पेपर के अंदर आ चुके हैं, वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उसमें से मैंने कुछ सवाल रखे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट, अगर किसी उसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो भी दूर हो जाए। क्वेश्चन इज द सिंगर्स एंड निकल्सन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफर्स फ्रॉम द रॉबर्टसन model in the number of lipid layers, arrangement of protein layers, arrangement of lipid bilayer, absence of protein। तो दोनों मॉडल के अंदर क्या फर्क था? अब देखिए मॉडल जो था वो एक तो है सिंगर एंड निकल्सन। अब जो सिंगर और निकल्सन का मॉडल है उसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये तो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ओके। और दूसरा जो मॉडल है जो कि रॉबर्टसन ने दिया, वो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कह सकते हैं, या इसको सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। सैंडविच मॉडल, दोनों के अंदर अब कुछ डिफरेंस है। सबका आंसर जो है वो बी आ रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन लेयर का फर्क है। यस, आपका आंसर जो है वो सही है कि प्रोटीन की लेयर का अरेंजमेंट का फर्क है। अब प्रोटीन लेयर में क्या फर्क है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये कहता है कि जो प्रोटीन की लेयर होती हैं वो डिसकंटिन्यूअस होती हैं, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। और यहां पर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ये कहता है कि प्रोटीन की लेयर जो है वो दैट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अराउंड लिपिड, कि लिपिड के अराउंड वो कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ डिसकॉन्टिन्यूस है। यानी वो लिपिड के जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं वो लिपिड बायलेयर के अंदर इम्बेडेड फॉर्म में है, और वो इम्बेडेड फॉर्म में है, पार्शली इम्बेडेड है या फुली इम्बेडेड है। फिर उससे आगे दो तरह की प्रोटीन हमने पढ़ी थी कि अगर तो फुली इम्बेडेड है तो उसको हम इंटेग्रल प्रोटीन कह रहे हैं, अगर वो पार्शली इम्बेडेड है तो उसको हम जो है वो पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, या इंटेग्रल को हम जो है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं, और जो ऊपर लगे हैं उसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। तो ये जो एक बेसिक डिफरेंस है दोनों मॉडल के अंदर, वो ये मॉडल है, जिसकी वजह से अब जो हम जानते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये 1972 के अंदर आया, सिंगर एंड निकल्सन के, ये मॉडिफाइड मॉडल है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है दैट इज अबाउट इन 1935, और ये एक पुराना मॉडल है। तो ये दोनों मॉडल्स के अंदर भी आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए। ओके जी, इसमें है इन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अपर लेयर इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक, polar layer is hydrophobic, phospholipid form a biomolecular layer
इन द मिडल पार्ट प्रोटीन फॉर्म ए मिडल लेयर। जी कौन सा करेक्ट है, जरा बताएं इसके तीनों में से कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसमें क्या अपर लेयर नॉन पोलर होती हैं और हाइड्रोफिलिक होती हैं, या पोलर होती हैं और हाइड्रोफोबिक होती हैं, या फॉस्फोलिपिड जो होती है वो बाइलेयर बना रही है मिडिल पार्ट के अंदर, या प्रोटीन फॉर्म है मिडिल लेयर? जी बताएं जरा जल्दी से क्या आंसर है इसका। बीटा जो है वो करेक्ट आ रहा है कि पोलर लेयर जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। बिस्मा अताहा, पोलर हाइड्रोफोबिक होगी? पोलर हाइड्रोफिलिक को कहते हैं। यस, सी करेक्ट है। सी इज करेक्ट। यस, हफ्सा ने सी कहा है। अब देखें इसमें जब आप लेयर बनाते हैं तो बायलेयर का मॉलिक्यूल इस तरह से होता है, लाइक दिस, ये। अब ये बायलेयर बन रही। अब प्रोटीन जो होते हैं वो इस तरह से प्रेजेंट है। अब इसमें हमारे पास जो अपर लेयर है, लाइक ये इसको हम अपर कह रहे हैं, और अपर लेयर जो होगी उसमें हमने याद रखना है कि उसमें हेड आएंगे। ठीक हो गया, हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड। तो हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड जो है वो क्या होगा? जैसे यहां पर मैंने इसका हेड दिखाया है, ये हेड है। अब इसका हेड पोलर है, और पोलर जो है या इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। अब ये वाली मिडल है फॉस्फोलिपिड की, मैं मिडल बात कर रहा हूं। सेल मेम्ब्रेन की तो ओवरऑल फॉस्फोलिपिड मिडल है, लेकिन फॉस्फोलिपिड के अंदर ये मिडल है। तो ये वाली जो है दैट इज द नॉन पोलर। फॉस्फोलिपिड का जो टेल होता है वो नॉन पोलर पार्ट होता है। नॉन पोलर जो है वो हाइड्रोफोबिक होती है। ओके, तो यहां पर एक तो ये आपने याद रखना है, और इसके अंदर इसकी टेल आती है फॉस्फोलिपिड की। अब प्रोटीन, ये प्रोटीन बाहर की तरफ है, जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूं आउटसाइड, और प्रोटीन यहाँ इनसाइड हो सकता है। तो इनसाइड भी प्रोटीन है, आउटसाइड भी प्रोटीन है, और अंदर इंबेडेड भी है, ये इंटेग्रल प्रोटीन। ठीक है, जिस वजह से हम फॉस्फोलिपिड को मिडल लेयर जो है वो कह सकते हैं। लेकिन बाकी क्योंकि यहां करेक्ट नहीं है, अपर लेयर इज द नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक, ये भी इसके अंदर गलत है, क्योंकि अपर लेयर जो होगी वो पोलर होगी, और पोलर लेयर जो है वो हाइड्रोफिलिक होती है। तो दैट्स वाई चार्ली जो है वो इसके अंदर करेक्ट है कि फॉस्फोलिपिड फॉर्म द बायोमोलिकुलर इन द मिडल पार्ट। तो मिडल या सेंट्रल पार्ट जो होता है वो फॉस्फोलिपिड का होगा। जी, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी इसी से रिलेटेड ही है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ protein embedded in the carbohydrate bilayer, phospholipid embedded in the protein bilayer, protein embedded in the phospholipid bilayer, या प्रोटीन embedded in the polymer of the glucose molecule? yes, जी जल्दी से आंसर करते जाएं इसका। मैं देख रहा हूं इकराम का, अफसा का सी आ रहा है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें हम जानते हैं कि जो प्रोटीन है दैट इज एम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, वो एम्बेडेड फॉर्म में आपको मिलती हैं, जो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमें बताता है। तो इस वजह से इसके अंदर सी जो है वो करेक्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जाम के अंदर पिछले एग्जाम्स में रिपीट भी हुए हैं, इसलिए आपने इनको याद रखना है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल लेक्चर में बड़ी डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस हुआ है।
The main lipid component of the cell membrane or phospholipid, glycocalyx, पेप्टाइडोग्लाइकन और स्टीरोल, कौन सा मेन कंपोनेंट है लिपिड का जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है? ओके, सब लोग ए कह रहे हैं। ओके, सही हो गया, फॉस्फोलिपिड द मेन। लेकिन अगर आ जाए कि कौन से लिपिड सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, तो स्टीरोल भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फॉस्फोलिपिड जो है वो मेन है। या अगर पूछा जाए कि बाइलेयर कौन बना रहा है, बाइलेयर ये बना रहा है। या पूछा जाए कि कॉन्टिन्यूस कौन सा है, तो फॉस्फोलिपिड जो है वो कॉन्टिन्यूस है। जो स्टीरोल होता है ये इंटरवल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, इंटरवल्स में। और ये स्टीरोल जो है इसमें 4 रिंग्स होते हैं, यहाँ पर मिलता है। और दैट एक्चुअली हेल्प्स टू मेंटेन द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। ये फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए जो काम करता है। व्हाट इज द ग्लाइकोकैलिक्स, ये टर्म भी आपको बताई थी लेक्चर के दौरान। ग्लाइकोकैलिक्स किससे कहते हैं? जी जल्दी से बताएं जरा, व्हाट इज ग्लाइकोकैलिक्स? ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ताहा और बिस्मा दोनों सही कह रहे हैं, यस। ग्लाइकोकैलिक्स होता है ये ग्लाइकोप्रोटीन प्लस ग्लाइकोलिपिड्स, तीनों दोनों को मिला के हम कहते हैं, ठीक है। या इसके लिए हम वर्ड जो है वो ये भी यूज करते हैं कि ये एक जो है वो सेल कोटिंग है। सेल कोटिंग, सेल सरफेस मार्कर्स, साइन बोर्ड्स ऑफ सेल, ये मुख्तलिफ तरह के टर्म्स यहाँ पे यूज हो रही है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ग्लाइकोकैलिक्स। इसके लिए वर्ड, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज होता है, सेल कोटिंग। एक टर्म इसके लिए यूज होता है सेल सरफेस मार्कर्स। एक टर्म इसके लिए यूज होता है साइन बोर्ड्स ऑफ सेल्स, ये सेल्स के साइन बोर्ड। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है ग्लाइकोकैलिक्स का, वो होता है रिकग्निशन ऑफ सेल। सेल की रिकग्निशन के लिए ये मार्कर्स का मतलब है, साइन बोर्ड्स का मतलब है, कोटिंग का मतलब है कि ये रिकग्निशन के लिए जो वो यूज होते हैं। तो ये आपने जो है वो इसको भी टर्म को लाजमी याद रखना है। पेप्टाइडोग्लाइकन का आपको पता है कि ये सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज a fluid structure due to presence of carbohydrates, lipids, glycoprotein and polysaccharides. Recording in progress. ठीक है जी सर, और टेस्ट है वो, हाँ जी। जी बीटा इज करेक्ट। ओके जी, सेल मेम्ब्रेन इज फ्लूइड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिपिड, यू आर ऑल करेक्ट। अब लिपिड की प्रेजेंस की वजह से, अब देखें यहां पर हम जब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को कहते हैं तो हम कहते हैं लिपिड सी। अब जो लिपिड सी है ये इट्स लाइक ए फ्लूइड, और एक टर्म यूज होता है आइसबर्ग्स ऑन लिपिड्स। तो जो आइसबर्ग्स है दैट इज यूज्ड फॉर द प्रोटीन।
ये प्रोटीन जो है उसके लिए यूज होता है। तो ये 2-3 टर्म्स जो हैं जो कि आपने यहाँ पर याद रखनी है। ओके, ये 2-3 चीजें जो है वो जो इम्पोर्टेंट है ये आपने याद रखनी। बाकी इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट भी है, प्रोटीन भी है, और इसके अलावा जो आप जानते हैं कि लिपिड्स भी प्रेजेंट होता है, इसकी अमाउंट जो है आपने याद रख लेनी है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, carbohydrates which are present in cell membrane take part in transport of substance, cell recognition, attachment to the microfilament, attachment to the microtubules। जी कौन सा करेक्ट है? मैं बात करके आया हूं कि साइन बोर्ड्स किस वजह, ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चाहे वो ग्लाइकोप्रोटीन है चाहे वो ग्लाइकोलिपिड्स हैं, तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपने इसमें याद रखना है। यस, बहुत से लोगों ने सही आंसर किया है, अरीन ने, हफ्सा ने, ये रिकग्निशन कहा है सेल की। यस, दिस इज करेक्ट। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस का अगर आ जाए, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? वैसे तो ट्रांसपोर्ट में एक से ज्यादा कंपोनेंट का हो सकता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट आर स्पेसिफिकली, एक्सक्लूसिवली जो है वो कौन से इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसपोर्ट में? अलीशा ने कहा है प्रोटीन, ताहा ओके, लिपिड्स का है अरसलान ने, अरसलान, बिस्मा लिपिड्स कह रहे हैं, लेकिन लिपिड्स नहीं है। जब ट्रांसपोर्ट की बात होगी तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्रोटीन का होगा, ये याद करें, इसको नोट कर लें, प्रोटीन का रोल है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात कर रहा हूं कि लाइक जी कैरियर्स हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले कर रहे हैं, पंप्स हैं, ठीक है, चैनल्स हैं, तो ये तमाम चीजें जो है वो इसके अंदर एज ए प्रोटीन जो है वो काम करते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अटैचमेंट ऑफ द माइक्रोफिलामेंट और अटैचमेंट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये अटैच किसके साथ होते हैं? जी, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर जो है वो भी प्रोटीन्स ही है, प्रोटीन्स, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन्स का जो है वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल आपको अटैचमेंट का भी है। यानी कि अब अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कि जी बताएं रिसेप्टर्स में क्या रोल है, अब रिसेप्टर्स में वैसे तो कार्बोहाइड्रेट्स का भी रोल होता है, बट मेन रोल जो है, अगर तो दोनों आ जाएं कि ग्लाइको प्रोटीन है, दैट्स करेक्ट, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली करना पड़े तो फिर वो प्रोटीन अगेन अटैचमेंट का काम जो है वो करती हैं। जैसे कि किसी भी जगह पर माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स को अटैच करना है तो वहां पर भी प्रोटीन का रोल होता है। तो ये इस तरह के सवाल अगर पेपर में आ जाए तो ये इंपॉर्टेंट